नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा खालिश राजनीति की, क्योंकि इस समय सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में है। जो भी फैसले आप देख रहे होंगे, चाहे विभिन्न राज्यों में विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास के कार्यक्रम हो या अन्य तमाम तरह की योजनाओं को ट्रांसफ़र हो, वो ये तय माना जा रहा है कि चुनावी फायदा के लिए ही किए जा रहे हैं। और संभवतः बोर्ड परीक्षा के बाद, यानी आप ये तय मानिए कि ये मार्च माह के पहले सप्ताह तक चुनावी आचार संहिता लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि तब तक माननीय प्रधानमंत्री के दौरे हो जाएंगे। और आप लोग सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ही चुनाव तिथियों की घोषणा करता है। ये मैं एक तरह का आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लगभग 3 चुनावों से आपने देखा होगा, तीसरी बार यह है कि जब प्रधानमंत्री पूरे देश के चुनावी दौरों को निपटा लेते हैं, उसके बाद ही चुनावी आचार संहिता लगती है। तो लिहाजा चुनाव पूरी तरह मुकम्मल होने की संभावना है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अब सीट शेयरिंग और अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। कल वहाँ मंथन हुआ दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की बात कही गई। एक सीट निषाद पार्टी को रहेगी, जबकि 2 सीटें अपना दल और राजभर की पार्टी को सौंपी जाएंगी। माफ़ करिए, जयंत चौधरी को सौंपी जाएंगी। हालांकि जयंत चौधरी अभी तक घोषित रूप से एनडीए में नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में पार्टी का साथ दिया है, उससे यह तय माना जा रहा है कि देर सवेर जयंत चौधरी निश्चित तौर पर दल में शामिल होंगे, यानी कि गठबंधन में शामिल होंगे। तो 2 सीटें उनके लिए, 2 अपना दल के लिए, 1 निषाद पार्टी के लिए और 1 राजभर की पार्टी के लिए। इस प्रकार 80 की 80 सीटों पर चुनावी गणित अब बनाया जा रहा है। जाति फैक्टर भी प्रमुख होंगे और ये तय माना जा रहा है कि जितने भी जातीय नेता होंगे, उन सब लोगों के टिकट संभवतः नहीं कटेंगे। केवल उन लोगों के टिकट कटेंगे जो कि मार्जिनेबल जीत जिनकी रही है, या जो 2-3 बार के सांसद हैं और आगे चल के उनका दावा मंत्री पद के लिए बन सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिल्कुल नए नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसका मत एक ही कारण था, क्योंकि जो पहले के दावेदार थे, इस संबंध में आप छत्तीसगढ़ को भी जोड़ सकते हैं। वहाँ भी नए लोग ही मुख्यमंत्री बनाए गए। इसका मात्र कारण ये रहा कि वहाँ जो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे का भारतीय जनता पार्टी के अगवाकार बने रहे। लेकिन मात्र इन लोगों को इसलिए हटाया गया कि अगर ये लोग रहेंगे तो आगे चल के ये लोग कहीं स्थापित न हो जाएं सत्ता पर, और जो कि भविष्य में या केंद्रीय राजनीति के लिए परेशानी का सबब बने। तो मोदी ने किस तरह से एक योजना के तहत अपने ही उन लोगों को हटा दिया जिन लोगों का
बहुत ही महती योगदान हो। आप सब लोगों को नहीं भूलना चाहिए, चाहे अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हों, और या एक तरह से और भी बड़े नेता जो कि मार्गदर्शक मंडल में पड़े हुए हैं। तो मोदी नहीं चाहते कि कोई जनाधार वाला नेता उनके सामने स्थापित हो। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी जो सीटें उनकी हारी हुई हैं। अभी उनके पास 62 सीटें खुद की, 2 बाद में उन्होंने उपचुनाव में जीत ली थी, और 2 सीट अपना दल की। इस प्रकार 66 सीटें उनके पास थीं। तो अब वो जिन सीटों पर हारे हैं, जिनमें मैनपुरी, अमेठी भी, मैनपुरी और रायबरेली, इसके लिए उन्होंने योजना बनानी तैयार कर दी है। रायबरेली से संभवतः अभी हाल में भी ही राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर चुके सपा के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे को मौका दिया जा सकता है। हालांकि ये बात अभी उड़ती उड़ती है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि चुनाव के बाद मनोज पांडे को यहाँ भी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में भी दी जाएगी। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है, क्योंकि जिस तरह से मनोज पांडे का रवैया तल्ख रहा है योगी के प्रति या अन्य भाजपा के नेतृत्व के प्रति, तो वो कितना इसमें खप पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी रणनीति बनानी तय कर दी है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार जयंत और अपना दल को तवज्जो दी जा रही है, निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भले ही जयंत चौधरी पर कोई सीट न हो, लेकिन उनका एक आधार है। उसी आधार को पाने के लिए उन्हें 2 सीटें देने की बात कही गई। हो सकता है कि ये सीटें मुजफ्फरनगर और बागपत हों, या जयंत जिस भी सीट से मांग करेंगे 2 सीटें उन्हें दी जाएंगी। अपना दल में 2 सीटें मिल ही रही हैं। संजय निषाद अपने पुत्र को भेजें या खुद जाएं, ये उन पर निर्भर करेगा। और इसी प्रकार राजभर को 1 सीट दी जा रही है। एक सीट राजभर और निषाद पार्टी को 2-2 सीटें जयंत और अपना दल को मिलेंगी। निश्चित तौर पर ये जो गठबंधन के साथी हैं एनडीए में, मैं आपको पहले ही काफ़ी बार कल अन्य ब्लॉकों में बता चुका हूँ कि अगर वो 1 सीट भी नहीं देते तो इन लोगों का इतना भी दम नहीं था, न इनमें इतनी हिम्मत थी कि वो मोदी का विरोध करते या भारतीय शीर्ष नेतृत्व का विरोध करते। मैं प्रधानमंत्री मोदी का विरोध इसलिए कहता हूँ कि भाजपा में भले ही जेपी नड्डा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं जितने भी फैसले राज्यों में होते हैं या जो भी राजनीतिक फैसले होते हैं, उनका नीति निर्धारण अमित शाह और मोदी के जरिए ही होता है। तो निश्चित तौर पर अब चुनावी मोड में है। सबसे पहले हारी हुई सीटों पर बीजेपी अपनी घोषणा करेगी, जिससे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने चुनाव प्रचार के लिए मिल सके। और ये भी देखा गया है कि जिन सीटों पर बीजेपी की हार हुई है, वहाँ अन्य दावेदार भी वहाँ नहीं है, इसलिए उनको सीट घोषणा करने में आसानी होगी। हाँ, कुछ टिकट उत्तर प्रदेश से कटने की भी जानकारी मेरे सूत्र दे रहे हैं। अधिकांश उन सीटों पर टिकट कटेंगे जहाँ की 2-2, 3-3 बार से लगातार सांसद जीतते आ रहे हैं, या उनकी जीत 3 लाख 4 लाख के करीब की है। लिहाजा
उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी अपनी सेफ सीट मानती है। प्रदेश में लगभग 35-40 सीटें ऐसी हैं जो कि सेफ जोन में है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी इन सीटों पर कोई भी बदलाव कर सकती है। रीता बहुगुणा जोशी को भी बदलने की जानकारी मेरे सूत्र दे रहे हैं। और कानपुर की सीट भी इस समय बदलने की चर्चा काफ़ी हो रही है, लेकिन क्या होगा ये अंत में मोदी ही तय करेंगे। लेकिन आप ये तय मानिए कि पूरी तरह से अब चुनावी मोड में देश जाता दिख रहा है और इस समय जो सांसद हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को रामलला के दर्शन करने के लिए निरंतर भेज रहे हैं। 3 मार्च से तमाम जगह से बसें और गाड़ियों के माध्यम से तमाम बूथ स्तर के कार्यकर्ता रामलला के दर्शन करेंगे, जिनके रहने ठहरने खाने आने की व्यवस्था सांसद माननीय ही उठाएंगे, या यूँ कहिए कि पार्टी ही इसका खर्च उठाएगी। इधर विरोधी दल इंडिया गठबंधन भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है। हालांकि अभी ये देखना बाकी होगा कि वैसे तो यहाँ लगभग माकूल गठबंधन हो चुका है, जिनमें कि करीब 62 सीटों पर अखिलेश के प्रत्याशी लड़ेंगे, जिसमें 35-40 लोगों की घोषणा उन्होंने कर दी है और 17 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी हैं। और अन्य दल भी जो आएंगे, जैसे कि चंद्रशेखर रावण को भी एक सीट उन्होंने दी है, नगीना की घोषणा की थी, लेकिन अन्य सीट भी अगर वो कहीं से लड़ना चाहेंगे या माननीय अखिलेश जी ये तय करेंगे कि किस सीट से उनको उतारा जाए। लेकिन ये बात तय है कि चंद्रशेखर रावण का भी एक प्रत्याशी या वो खुद हों या उनका प्रत्याशी हो, ये देखने वाली बात होगी भविष्य में। खैर, अब चुनावी बातें ही होगी और जिस तरह से हिमाचल में असफल प्रयास किया और इस असफलता के कारण बीजेपी को हालांकि झटका भी लगा और इधर कांग्रेस ने कड़ा कदम उठाते हुए जो 6 अपने क्रॉस वोटिंग वाले विधायक थे उनको भी निलंबित क्या ये आप समझो बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग वाले पे कभी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन चूँकि वहाँ बजट सत्र भी चल रहा था और उस बजट सत्र में आरोप है कि वो 6 जो क्रॉस वोटिंग करने वाले उसमें शामिल नहीं हुए, तो उसमें व्हिप जारी किया गया था। तो ये माना गया कि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है और 6 लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अब वहाँ पर 34 विधायक रह गए हैं और 35 विधायक की बात होती है तब वहाँ का बहुमत बनता है। 68 की विधानसभा है, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि वहाँ की सरकार भी अब अभी भी डगमग की स्थिति में है। मैं ये सोच रहा था कि इन विधायकों को रखा तो जाएगा, लेकिन जिस तरह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बनी रहेगी, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक भी हैं। या तो वो 3 निर्दलीय विधायकों को आप अपने में शामिल करें, नहीं तो हिमाचल सरकार पर खतरा जो अभी आया था वो बना ही रहेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही।
कल फिर किसी मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। नमस्कार।